नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एसआईआर को लेकर देश भर में हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव आयोग पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चेतावनी दे दी है। ममता बनर्जी ने जबरदस्त तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर सड़क से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक उनके समर्थित जो कार्यकर्ता हो या फिर बीएलओज हो, वो चुनाव आयोग की नाक में दम किए हुए हैं और चुनाव आयोग के दफ्तर को घेर लिया है। यहाँ तक कि कुछ बीएलओज तो उनके दफ्तर में धरने पर ही बैठ गए हैं, कब्जा जमा कर बैठ गए हैं। इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एसआईआर को लेकर के बंगाल के अलावा भी देश भर में जो कुछ हो रहा है उस पर बात करते हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में बीएलओज के ऊपर दबाव पड़ रहा है, उसकी शिकायतें आ रही हैं, बीएलओज की जाने जा रही है, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग खामोशी अभी भी बरते हुए हैं और आरोप उन्हीं बीएलओज पर लगा रहे हैं कि वो दबाव की वजह से नहीं बल्कि किसी वजह से अपनी जान दे रहे हैं। पर बिहार पश्चिम बंगाल में सड़कों पर जो बीएलओज उतरे और लोग इसको लेकर के एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी हो रही है। तो कुल मिलाकर एसआईआर पर एक बड़ा विरोध दिखाई पड़ रहा है देश भर में। पश्चिम बंगाल में इसको लेकर बीएलओज ने प्रदर्शन किया है। सरकार वहां पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी प्रदर्शन किया है और 14 तारीख को 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन भी इसके खिलाफ करने जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर अभी भी खामोश है। संविधान की बात हो रही है और चुनाव आयोग को संविधान ने ही एसआईआर का अधिकार दिया है और ये तय होना है आज सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई भी आज होनी है। तो इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर का मुद्दा थोपा, उसके बाद से ये जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में गई और आज फिर से इस पर सुनवाई होनी है। दूसरी ओर आज भी जो ममता बनर्जी हैं वो किस तरीके से ललकार रही हैं चुनाव आयोग को भी और बीजेपी को भी और साफ तौर से कह रही हैं कि हम बीजेपी की नींव हिला देंगे, देश की सत्ता से हम इस सरकार को हटा देंगे। तमाम तरह की बयानबाजी उनके द्वारा भी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ये जो सारी चीजें उस पर कुछ भी क्लियर करते नजर नहीं आ रहा है चुनाव आयोग। इसको लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो मुश्किलें आ रही हैं लगातार 12 राज्यों में जो चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है, उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किलें आ रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस 1 महीने के भीतर जो चुनाव आयोग जल्दबाजी में दिखाई पड़ रहा है, हड़बड़ी में दिखाई पड़ रहा है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और ममता बनर्जी ने खुले तौर पर कहा है कि ये साजिश है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी महाराष्ट्र और बिहार की तरह ही अपनी सरकार बनाने की साजिश कर रही है, जो कि हम पूरा नहीं होने देंगे। इसको लेकर के ममता बनर्जी का जो बयान है, उन्होंने कहा कि हम देश भर में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लेकिन ये जो बीएलओज की मौतें हो रही हैं सर, आज भी यूपी में आप देखिए कि जिनकी कल शादी होने वाली थी, जिनकी आज आज बारात आने वाली थी, उन्होंने कल अपनी जान दे दी इस कारण से क्योंकि वो छुट्टी मांग रहे थे, उनको छुट्टी नहीं दी गई और अधिकारियों ने आकर धमकाया। तो सर ये सारी जो चीजें हो रही है उस पर चुनाव आयोग बिल्कुल ही खामोशी बरते हुए आखिर क्यों? जय संविधान। देखिए निधि, पहली बात तो यह है कि चुनाव आयोग इस समय एक हत्यारे की तरह काम कर रहा है, एक क्रिमिनल की तरह काम कर रहा है, हत्या के आरोपी की तरह काम कर रहा है। वो मजबूर कर रहा है लोगों को जान देने के लिए। और देखिए, मैं तो बीएलओ से ये निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, उनके परिवारजनों से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपा करके अपनी जान न दें। देखिए, जान है तो जहान है और इस प्रकार की परिस्थिति बन रही है। और ये बीएलओ जो 45 साल का बीएलओ जो राजस्थान में जिसने अपनी जान दी है, जिसके अभी 3 बच्चे हैं और जिन बच्चों का भविष्य धूमिल हो गया है, और सरकार जिस प्रकार से उनके आत्महत्या को क्रिमिनलाइज करेगी और उनके बच्चों का एक प्रकार से शोषण करेगी, तो अपनी जान देने के बजाय अगर आपको यह है तो एक मास रिजिग्नेशन दे दें पूरे हिंदुस्तान के बीएलओ पूरे। और ये इससे ज्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट, गांधीवादी प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। आप नौकरियों से इस्तीफा दीजिए, सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग इस्तीफा दीजिए और ये बंगाल के अंदर से इसकी शुरुआत हो, जहां जहां कम से कम अपोजिशन की सरकारें हैं, वहां के बीएलओज, वहां के जितने भी चुनाव से लगे हुए अधिकारी हैं, और वो अपना रिजिग्नेशन दें और सरकार से कहें अगर आपको कराना है तो अपने डीएम कलेक्टर से करा लीजिए, मंत्रियों से करा लीजिए और अडानी जी के कार्यकर्ताओं से करा लीजिए, अडानी जी के एम्प्लॉय से करा लीजिए। अगर आपको सारे चुनाव में चोरी और डकैती का सारा दोष जो है बीएलओस पे लगाना है, उनके खिलाफ एफआईआर लगानी है, उनको जेल में डालने की धमकी देनी है, तो इसका मतलब यह है कि उनको अपनी जान देने के बजाय मैं निवेदन करूंगा जान न दें और रिजिग्नेशन दें। रिजिग्नेशन देखिए, कहीं चाय का
दुकान लगा लें जैसे मोदी जी लगाए करते थे बचपन में, या भिक्षा मांग लें जैसे 35 साल उन्होंने भिक्षा मांगी थी, लेकिन अपनी जान देके अपने परिवार को आप क्यों वो कर रहे हैं? अगर आप दूसरा भी काम करेंगे, कुछ पैसा तो कमाएंगे आप, लेकिन इस प्रकार से जान देना मेरे ख्याल से उचित बात नहीं, नंबर एक। नंबर दो, देखिए जो ममता बनर्जी ने रास्ता दिखाया है, यही रास्ता हम लोग राहुल गांधी से निवेदन कर रहे हैं बहुत दिनों से। ये बात बिल्कुल सही है कि जब अयोध्या में ध्वजारोहण कर रहे थे मोदी जी, उस समय एक देश की बिटिया राहुल गांधी से भैया कह के ये पुकार रही थी कि उसकी जान वो बचाए, और हमें पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी उसकी जान बचाएंगे। लेकिन देखिए ये सरकार ऐसी निर्लज्ज सरकार है, इसको गांधीवादी प्रोटेस्ट और जनता के आप राहुल गांधी पहुंच भी जाएंगे, आप जनता की जान भी बचा देंगे, आप उस मोची की भी रोजगार उपलब्ध करा देंगे, आप तालाब में भी कूद जाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और उसके बाद चुनाव जीत जाएंगे एसआईआर के माध्यम से। जो ये ममता बनर्जी दिखा रही हैं कि कैसे इस तरह के तत्वों का विरोध किया जाता है। जब ममता बनर्जी सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल मतुआ के इलाके में जाने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज करने का प्लान करती हैं, जो 104 किलोमीटर दूर जगह है कलकत्ता से, तो विमान कंपनी उनका हेलीकॉप्टर ले जाने से इनकार कर देती है और ममता बनर्जी सड़क पे उतर जाती हैं और सड़क पे लाखों लोगों की भीड़ उनके साथ आ जाती है। अरे कन्फ्रंट कीजिए इन लोगों को, और अगर ये सोचिए कि अगर हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोग कन्फ्रंट करेंगे तो ये कब तक ये तानाशाही कर पाएंगे और आतंकवाद चला पाएंगे। अच्छा देखिए इनकी एक मोटर्स और पॉइंटी और निधि आपने नोट की होगी, ये आंदोलनों को किस प्रकार से दिग्भ्रमित करते हैं और बदनाम करते हैं। आपको याद होगा कन्हैया कुमार को इन्होंने कैसे बदनाम किया था, जेएनयू को बदनाम किया था। जेएनयू जो हिंदुस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में नाम है जिसका, जिसमें गरीब, दलित और आदिवासी पिछड़े बच्चे पढ़ पाते हैं, जिनकी आमदनी माता पिता की कम है और वहां पीएचडी कर पाते हैं, पूरे विश्व में अपना नाम कर पाते हैं। और निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री हैं वो भी जेएनयू की पढ़ी हुई हैं, रविशंकर प्रसाद भी वहां के पढ़े हुए हैं, आपके विदेश मंत्री भी वहां के पढ़े हुए हैं। उस यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए इन्होंने छात्र आंदोलन के अंदर कुछ अपने आरएसएस के कार्यकर्ताओं का समूह भेजा, उसने वहां पे आतंकवादियों के फेवर में नारे लगाए, जिनके चेहरे दिख रहे हैं कि वो सामने से नारे लगा रहे हैं। उन पे एक्शन नहीं हुआ, उन्हें ट्रेस करने की आवश्यकता नहीं समझी गई और कन्हैया कुमार को वामपंथी कह के जेल भी भेज दिया, उसकी पिटाई भी कर दी। किसानों के आंदोलन में अपने ही आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बिठाकर और खालिस्तान के झंडे लगाकर उस आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया। अभी देखिए परसों जो दिल्ली के अंदर आंदोलन हुआ है क्लीन एयर के लिए, हमारे देश के युवा तो क्लीन एयर के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वहां भी इन्होंने अपने आरएसएस कर्ताओं को वहां पे भेज के, और वहां पे जो अभी एक नक्सलवादी जो 1 करोड़ का इनामी था, उसका जिस प्रकार से एनकाउंटर, पहले अरेस्ट किया गया, फिर उसके बाद उसको पकड़ के बाद उसको मार दिया गया, उसके समर्थन में नारे आरएसएस वालों लगवाए और बच्चों को बदनाम कर दिया। पूरे सोशल मीडिया में ऐसे दिखा रहे हैं जैसे बच्चे नहीं हो गए, क्रिमिनल हो गए। तो हमारे देश के बच्चे भी अगर क्रिमिनल हो गए, हमारे देश के किसान भी अगर क्रिमिनल हो गए, हमारे देश के छात्र भी हमारे देश में क्रिमिनल हो गए, और जामिया के अंदर जो एबीवीपी की कार्यकर्ता लड़की मुंह में नकाब पहन के चेहरा दिख रहा है उसका, और डंडा लेके, बेसबॉल का डंडा लेके वहां पे लड़कियों की और लड़कों की पिटाई कर रही है, उसको अरेस्ट नहीं कर पाते हैं लोग। लेकिन जिस प्रकार से क्रिमिनलाइजेशन कर दिया है इन्होंने पूरे देश की राजनीति का, और निधि आप बताइए कितनी शर्म की बात है। अरुणाचल की एक लड़की चीन के दौरे पे जाती है, अरुणाचल की, भारतवर्ष की, वहां पे क्योंकि उसके पासपोर्ट में, भारत के पासपोर्ट में अरुणाचल लिखा हुआ है, इसलिए चीनी पुलिस उसको 24 घंटे हिरासत में रखती है, उसे खाने को नहीं देती है और उसके पासपोर्ट को इनवैलिड बताती है। कहती है क्योंकि आप अरुणाचल के रहने वाली हैं, इसलिए अरुणाचल क्योंकि चीन का भाग है, इसलिए आप भारत के निवासी नहीं, इसलिए आपका पासपोर्ट इनवैलिड है। भारत सरकार उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलती, भारत सरकार उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलती। दुबई के अंदर जिस प्रकार से हमारा तेजस क्रैश हुआ है, जिसमें पिक्चर बन गई तेजस, हमारे एक पायलट की उसके अंदर मृत्यु हो गई, उसके बारे में कोई खबर नहीं है।
जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में समझौता हो गया है, उसमें कोई खबर नहीं है। गोदी मीडिया को केवल हिंदू मुसलमान चाहिए, देश को कमजोर करना चाहिए। और भैया ध्वजारोहण करना, जो ध्वजारोहण करना था मंदिर के ऊपर, वो शंकराचार्यों का काम है, वो राजनीतिकों का काम कब से हो गया। लेकिन देश की जनता को गुमराह करने के लिए नैरेटिव बनाए जाते हैं, और बाद में इलेक्शन कमीशन अपने ही लिखित आदेशों का उल्लंघन करके पैसे खुलेआम बांट के। लेकिन यह बात बिल्कुल पक्की है कि ममता बनर्जी ने जो रास्ता दिखाया है, राहुल गांधी को भी समझना चाहिए। ममता बनर्जी की उम्र उनसे ज्यादा है। जिस तेजी से ममता बनर्जी चलती हैं, उसी तेजी से राहुल गांधी चलते हैं। लेकिन राहुल गांधी को यह समझना चाहिए, जैसे महात्मा गांधी आके खड़े हो जाते थे, ममता बनर्जी आके खड़ी हो जाती हैं। आपको अब ये जो आपका एक वो जो स्लीपर सेल है कांग्रेस का सबसे बड़ा, जो मैं समझता हूं, बाकी पत्रकार तो इधर उधर कभी जयराम रमेश, कभी फलाने और ठिकाने पे आरोप लगाते हैं। मेरे ख्याल से कांग्रेस का सबसे बड़ा स्लीपर सेल अगर कोई है तो वो व्यक्ति है जो कि राजीव गांधी का दोस्त था, और इंटरनेशनल कांग्रेस का जो इनकी इंटरनेशनल कांग्रेस है उसका अध्यक्ष है सैम पेट्रोडा। वो आदमी जानबूझकर जब भी राहुल गांधी को एक इनसेंसिटिव और ए पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स को पार्ट टाइम नौकरी करने वाला मानता है, उसी आदमी राहुल गांधी को अमेरिका बुला लेता है, इधर उधर बुला लेता है, बदनाम करने का मौका दे देता है, और कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देता है जिससे कांग्रेस को नुकसान हो। मेरी बात सुन के किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, एक अध्यापक की तरह मैं विश्लेषण करके सैम पेट्रोडा को एक स्लीपर सेल मानता हूं, और वो मानी बात है कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। तो सर यहाँ आपने कांग्रेस की बात की, लेकिन फिलहाल जो तृणमूल कांग्रेस है वो ज्यादा एक्टिव नजर आ रही। जैसा कि आपने कहा कि ममता बनर्जी कितनी उम्र हो चुकी है, उसके बावजूद जिस तरीके से वो जबरदस्त तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर सड़क से लेकर के चुनाव आयोग के दफ्तर तक हल्ला बोल कर रही हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और कल शाम अचानक से चुनाव आयोग का जो कोलकाता दफ्तर है वहां पर कुछ बीएलओस पहुंच गए और एसआईआर के विरोध में नारेबाजी करने लगी। पुलिस बड़ी मुश्किल से मास्टर को हटाने में कामयाब रही, लेकिन 4 बीएलओ जो है वो वहीं बैठ गए धरने पर, और कुछ सरकारी कर्मचारी हैं जो चुनाव आयोग के दफ्तर में धरने पर बैठ गए, काम धंधा छोड़कर जमीन पर वो धरना दे रहे थे। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। तो सर जैसा कि आपने देखा कि पहले जो है चुनाव आयोग का जो कोलकाता दफ्तर है वहां पर बहुत सारे बीएलओस पहुंच गए और एसआईआर के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वहां से पुलिस ने जब उन्हें हटा दिया, तो ये कुछ बीएलओस हैं जो चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर बोरिया बिस्तर बांध करके अपना यहीं पर बैठ गए और वहीं पर बिस्तर लगा लिया उन्होंने, और अपना काम धंधा छोड़ करके वो जमीन पर धरना दे रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन पर काम का इतना दबाव है। और आप देखिए कि दबाव इतना ज्यादा है कि आज जो यूपी में एक लेखपाल सुधीर कोरी की बारात जानी थी और नए जीवन की शुरुआत हो रही थी, लेकिन परिवार आज मातम में है, दबाव को झेल नहीं पाए, एसआईआर में छुट्टी ले ली। 26 नवंबर को मतलब कि आज बारात जानी थी, लेकिन आज घर में मातम पस रहा है और उनके जो परिजन है वो इनको इसको लेकर के बहुत ही ज्यादा जिस तरीके से खुलासा कर रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं वो बहुत ही हृदय विदारक है। उनका भी मैं एक बार वीडियो दिखाती हूँ।
शादी, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़काए, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पाया। बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए। कल बारात जानी थी क्या? हाँ, कल बारात है, आज मैन था। कल शाम को खाना पीना सब कुछ खाए, खूब अच्छे से रहे हैं। आज जब से सुबह आया है तभी से ये सब हो गया। न वो आता ना फांसी लगती। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। हमारी FIR लिखाइए, हमें बस न्याय चाहिए, तभी यहाँ से बॉडी जाएगी। नहीं इससे पहले बॉडी जाएगी नहीं यहाँ से। क्या नाम है आपका? हमारा रोशनी नाम है। तो सर ये लेखपाल की बहन है और आप देखिए कि घर में जो है खुशियों का माहौल था, लेकिन अब मातम पसरा हुआ है। और ये जो पूरी घटना है वो दिखाती है चुनाव आयोग किस प्रकार संवेदनहीन हो चुका है। छुट्टी ली तो कानूनगों ने घर आकर के सस्पेंड कर दिया, और उस दबाव को, उस बेइज्जती को और नौकरी जाने के डर को सुधीर कोरी सहन नहीं कर पाए। और ये परिवार ने आरोप लगाया, और परिवार में आज मातम छाया हुआ है। ये आज शहनाई बजनी थी और लोग सवाल कर रहे हैं, विपक्षी नेता सवाल कर रहे हैं कि ये किस तरह की कार्यप्रणाली है। मतलब ये पूरा जो मामला है चुनाव आयोग से सवाल पूछता है, कि सरकार से गंभीर सवाल पूछता है कि जो क्या उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है? जिसकी खुद की शादी है, क्या वो 2-3 दिन पहले छुट्टी नहीं ले सकता? आप भी जानते हैं कि शादी अगर किसी की होती कितने सारे काम होते हैं, तो क्या खुद की शादी में भी छुट्टी नहीं मिल सकती अगर देश में SIR चल रहा है तो? देखिए, फिर मैं निधि निवेदन करूंगा इस प्रकार के युवाओं से और बच्चों से कि कृपा करके आत्महत्या न करें, अपनी जान न दें। अब आप बहन को देखिए किस प्रकार से बेचारी रो रही है। जहां बारात जाने वाली होगी उस बिटिया के यहाँ क्या हाल होगा, मातम परसा होगा। एक अच्छा खासा लेखपाल जैसी नौकरी, वो बेचारा आज जो है उसके घर में मातम बिखरा हुआ है। तो देखिए, ये तो हृदयहीन है। इस प्रकार का प्रश्न तो अब पूछना ही बेकार है। ये हृदयहीन लोग हैं। जहां पे दिल्ली के अंदर लोगों की सांसें घुट रही हैं, वहां पे पुलिस वाले गर्दन पे पैर रख के एक बच्चे को सांस लेने का अधिकार छीनना चाहते हैं, और उसके बाद जस्टिफाई किया जाता है ये लोग नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगा रहे थे और ये रेड चिली लोगों की आंखों में डाल रहे थे। बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों के जेल के अंदर डाल रहे हैं। नरक बना दिया है इन्होंने दिल्ली को। असली बात का जवाब नहीं दे रहे। दिल्ली में 2,500 रुपए देने का वादा इन्होंने किया था, मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था, दोनों वादों से मुकर गए। बिहार के अंदर जो इन्होंने कहा था, वहां 10-10 हजार रुपए इलेक्शन के पहले घूस दिया है, और आज हिंदू परिवारों के मकान और उनके भवन तोड़े जा रहे हैं। वहां की भी वीडियो है, आप दिखाइएगा कैसे हिंदू परिवार भी वहां पे बिलख रहे हैं। उनके घर की रोजी रोटी इन लोगों ने खत्म कर दी है। तो ये हृदयहीन लोग तो है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन मैं ममता बनर्जी के बाद से लीड लेते हुए, अभी 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अब ये SIR की इतनी इमरजेंसी नहीं है कि हमको 1 महीने के अंदर ही, और आप जो है FIR लिखा रही है ज्ञानेश कुमार गुप्ता की बिटिया जो DM नोएडा है, आप एक प्रकार से आतंकित कर रहे हैं, वो डाल रहे हैं। ये बिल्कुल उस प्रकार की स्थिति हो रही है जो आपने तालाबंदी के अंदर देखी होगी। तालाबंदी पूरे विश्व के अंदर ऐसी नहीं हुई जिस मूर्खतापूर्ण तालाबंदी भारतवर्ष के अंदर हुई। अचानक आपने बंद कर दिया। दिल्ली वाले जो हमारे मजदूर भाई बहन थे बेचारे, जो झुग्गियों के अंदर रह रहे थे, वो यहाँ भूखे मरने लगे, सड़क पे निकलते थे, उनको लाठियां पुलिस वाले मारते थे, घर से निकलने नहीं देते थे। घर के अंदर पैसा नहीं था, खाने का सामान नहीं था, खाने का सामान लेने निकल नहीं सकते थे। और इस प्रकार की जो इन्होंने लोगों की मौत लेकिन जिम्मेदारी ली थी, बिल्कुल उस प्रकार की घटना ये BLOs के साथ कर रहे हैं। तो BLOs को तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भारत के लेवल पर इन्हें गांधीयन प्रोटेस्ट करना चाहिए। आपको जिससे काम कराना है करा लीजिए। आप अपने SDM से करा लीजिए, ADM से करा लीजिए, कमिश्नर साहब से करा लीजिए, मिनिस्टर से करा लीजिए। जिससे कराना इस फर्जीवाड़े में SIR का कीजिए, और भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों के नाम वहां वोटर लिस्ट में डाल दीजिए जो 3-4 स्टेट में पहले ही वोट डाल चुके हैं। ट्रेनें भर भर के भेजिए, वहां पे पैसे बांटिए, 25-25, 33 हजार रुपए इलेक्शन के पहले दीजिए, उसके बाद सारी सुविधाएं वापस ले लीजिए, और इनके बाद बेचारों के घर से अर्थियां निकलेंगी। लेखपाल जैसा अच्छा पद छोड़ के बेचारा जो है फांसी में लटक गया, इस प्रकार की धमकी दे रहे हैं। तो ये तो मानिए कि देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है, और जो हमारे सनातन धर्म में जो मानवीय संवेदनाओं को हम लोग सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, ये लोग धूर्त लोग हैं। ये कोई सनातनी नहीं है,
ये ढोंगी लोग हैं, फर्जी लोग हैं और इनके अंदर सनातन धर्म का लेश मात्र भी इफेक्ट नहीं है। ये एंटी सनातनी है और कोरी का मतलब होता है पिछड़े समाज की एक परिवार का जिन्होंने उनके पूरे भविष्य की संभावनाओं को लूटा है। इनको श्राप लगना चाहिए, देश की जनता का श्राप लगना चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म को, हमारे देश को, हमारे पूरे और अरुणाचल के लोगों को चीन पकड़ रहा है उस पर नहीं बोल रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर हमारी थूथू हो रही है उस पर नहीं बोल रहे हैं। उन चीजों को जो है गोदी मीडिया छिपाने में लग जाता है। तो ये बिल्कुल बीएलओस को अपनी जान नहीं देनी चाहिए, इनको अपने रिजिग्नेशन देने चाहिए, मास रिजिग्नेशन देने चाहिए और अपोजिशन को भी ये समझना चाहिए जैसे ममता बनर्जी कर रही हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमें सड़क पे उतरना होगा और अपने देश के संविधान और लोकतंत्र को गांधीवादी प्रोटेस्ट से, अहिंसात्मक प्रोटेस्ट से रोकना होगा। लेकिन अपनी हत्या करना या अपनी आत्महत्या करना भी एक प्रकार की हिंसा है जो गांधीवाद जिसका समर्थन नहीं करता। आपको कोई अधिकार नहीं है, जो आपके माँ बाप ने आशाओं के साथ आपको पैदा किया था कि आप नौकरी करेंगे, आप चले गए, आपने माँ बाप की आशाओं पे भी तुषारापात कर दिया। जिसके अंदर घर में बारात जानी थी उसके घर को भी आपने रुला दिया। कृपा करके अपनी जान मत दीजिए, नौकरी से रिजाइन कीजिए, मास रिजिग्नेशन दीजिए, काम मत कीजिए। जिनसे काम करना है अपने आप असहयोग आंदोलन राहुल गांधी को, ममता बनर्जी को, तेजस्वी यादव को, अखिलेश यादव को पूरे देश के अंदर चलाना चाहिए। स्टालिन को, सिद्धारमैया को और डीके शिवकुमार को, उद्धव ठाकरे को, बीएलओ से कहें आप लोग बिल्कुल हम आपको समर्थन करते हैं, सड़क पे बैठ जाइए, सारे राजनीतिज्ञ बैठ जाएं, जो इन्हें करना है करें, अपने हिसाब से एसआईआर करा लें, अडानी जी से करा लें और अपने आरएसएस के कार्यकर्ताओं से करा लें, बेईमानी करा लें, देश का लोकतंत्र लूट ले, लेकिन हम सड़क से नहीं उठेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। और बेलोस के ऊपर किस कदर दबाव है, किस तरीके की उनके दिमाग पर लोड पड़ रहा है, उसको लेकर के एक ऑडियो वायरल हो रहा है एक बीएलओ का उत्तर प्रदेश के, उस पर मैं एक जो है उनकी रिकॉर्डिंग में सुनवाती हूँ। जैसे तुम सुने ही होगे कि कई बीएलओ जो हैं सुसाइड कर लिए हैं, कई प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो एक्चुअल प्रेशर है क्या इनके ऊपर? प्रेशर मैं बताता हूँ साहब। सबसे पहला प्रेशर ये है कि इन्होंने कई जिलों में लेट फॉर्म दिए हैं। जैसे बुलंदशहर में फॉर्म आए हैं 15-16 तारीख में, मेरी ड्यूटी लगाई उन्होंने 12-13 तारीख में ड्यूटी लगाई, कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिया, फाइनली 18 तारीख को मेरे यहाँ काम शुरू हुआ मेरे बूथ पे। इसी तरह से लगभग हर जगह 15 दिन का ही टाइमलाइन मिला। अगर मैं 1 महीने का भी मानता हूँ 4 तारीख का, तो ये 4 तारीख में किसी को भी इन्होंने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए नहीं। सारे बीएलओ को लगभग एवरेज 8-10 तारीख में फॉर्म मिले हैं। किसी बीएलओ को इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी, क्योंकि वो टेक्निकल काम है, किसी बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी। इसमें कई आंगनवाड़ी वर्कर हैं, कुछ पुराने टीचर हैं जिनको उस काम की समझ है ही नहीं। टेक्निकल काम है, बिल्कुल डेटा फीड करना, उसमें एक काफी कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसे फीड करना है पहला। दूसरा, डेडलाइन 4 तारीख की डेडलाइन है तो ठीक है, लेकिन अब आप समझो जैसे गांव की पब्लिक है, उसको फॉर्म देना 2 फॉर्म है, हर पर्सन का 2 फॉर्म है। फिर अब वो गांव का बंदा फॉर्म भर ही नहीं पा रहा है, वो अवेयर नहीं है, वो इनको दे नहीं रहा है। प्रॉब्लम वहाँ फील्ड में ये है इनके साथ। इधर एसडीएम तहसीलदार उनको आफत कर रहे हैं कि तुम्हें आज हर हाल में 200 फॉर्म कलेक्ट करने हैं। एक एक्सेल फाइल लोड करते हैं जिसमें जो जिनका भी 30% कलेक्शन नहीं है या 30% डिजिटाइज नहीं है, उनको रेड मार्क पे शो करते हैं। फिर उसको बोलते हैं सस्पेंशन होगा, आपको मैं स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा दूंगा कि अगर कोई सस्पेंशन होगा तो उसके लिए खुद जिम्मेदार है वो। अच्छा, अब मान लीजिए कि हाँ, अब एक एग्जाम्पल समझिए, 1000 फॉर्म है, ठीक है। अब 1000 फॉर्म में गांव को टारगेट दे दिया कि आज तुम्हें 200 कलेक्शन करने हैं। अब गांव में 200 लोग फॉर्म भरे नहीं, तो आप उनका फॉर्म भराएंगे। एक फॉर्म पे अगर 5 मिनट लगता है तो 1000 मिनट हो गए सर। अब 1000 मिनट का मतलब आप समझ लो कि कितने घंटे हो गए, कम से कम 15 घंटे हो गए। 15-16 घंटे फॉर्म भरने में लगेंगे अगर लगातार भरो तो। फिर उन्हें डिजिटाइज करने में एक फॉर्म पे एवरेज 5 मिनट लग रहा है। बार बार ऐप डाउन होती है, मैं उसको आपको बता दूंगा, उसके स्क्रीनशॉट दे दूंगा। अक्सर ऐप डाउन हो जाती है, प्रॉपर काम नहीं करती, ये प्रॉब्लम आती है। अब जो एक बीएलओ जैसे कि आंगनबाड़ी वर्कर है या टीचर ही है मान लो, और वो टीचर इस एरा का नहीं है, उसकी एज 48 साल 45 साल है, जिसने कि मोबाइल सिर्फ फोन उठाने करने के लिए यूज किया है, ऐप पर वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है। अब उसके ऊपर प्रेशर क्या है, फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर उसको फिल कराना, फिर उसको कलेक्ट करना, फिर उसको डिजिटाइज करना, ये सारी प्रॉब्लम है। और फिर वो इतना सब अगर एफिशिएंटली करने का मादा रख भी ले तो उसको डेटा नहीं मिल पा रहा है। जैसे मान लीजिए एक वोटर 2003 में बिहार का था,
अब वो बता ही नहीं पा रहा है कि मैं 2003 में किस विधानसभा में किस बूथ संख्या पर वोट दिया था। वो डेटा अच्छा, उसको तो नहीं मिल उनको पा रहा है। मतलब जैसे जो लोग एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे हैं उनको उनको किस तरीके से बहुत धमकाए? बहुत टार्चर कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, तुम्हारी सैलरी रोक दी जाएगी। अब समझिए कि जैसे हमारे ऊपर लोन है या हमारी लड़की की शादी है, किसी के घर में डेथ हो गई, मेरे घर में दो डेथ हो गई है सर, दोनों घर में शादी है, मैं उसमें नहीं जा पाया। ये कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या उपाय हो सकता है कि उपाय इनके सबसे पहला उपाय ये है कि डेटा फीडिंग के लिए ये अलग टीम लगाएं। सारे स्कूल खाली पड़े हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, सारे स्कूल खाली पड़े हैं। सारे टीचरों को लगा दिया इस काम में पिछले 15 दिन से, अगले 4 तारीख तक के लिए ये अलग से टीम लगाएं। बहुत सारा जगह से टीम ले सकते हैं, जितने ये जनसेवा केंद्र वाले हैं डेटा फीडिंग के लिए इनको लगा सकते हैं अपने साथ ही। इनके पास ये एडहॉक पे हायर कर सकते हैं डेटा फीडिंग के लिए बहुत सारे कंप्यूटर एक्सपर्ट जिनके पास सर्टिफिकेशन हो, उनको पैसा दे दें। फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन के लिए थोड़ा सा टाइम लाइन एक्स्ट्रा लेते। बिहार में 6 महीने चला, यहाँ ये 20 दिन में कराना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि इलेक्शन मतलब ये प्रेशर बिल्कुल रियल है प्रेशर इसमें कोई गलत नहीं है। जो प्रेशर सर्वाइव कर पा रहा है वो कर पा रहा है, जो नहीं कर पा रहा है, हर कोई तो सर इक्वल, सबका थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं है ना। कोई तो ऐसा है जो जिसका ब्रेकडाउन जल्दी हो जाए, कोई है जो ज्यादा झेल सकता है। तो ये लोग मतलब बिल्कुल बहुत तगड़ा जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। एक आदमी के ऊपर तहसीलदार भी फोन कर रहा है, सुपरवाइजर बना रखा है, हर 10 बीएलओ पर सुपरवाइजर लगातार, जैसे सेलमैन नहीं ऑफिस वो करते हैं कॉर्पोरेट में, जो टीम लीडर होते हैं, टेलीकॉलर्स को परेशान करते हैं। तहसील से भी कई लोग बिठा रखा है, फोन करके कह रहे हैं, जैसे मान लो कि मेरी टीम में से किसी ने कर दिया, एक बीएलओ ने कर दिया 87 फॉर्म, 87 करने में ही उसके पसीने छूट गए। कह रहे हैं अभी तुम्हें 87 और करना है, तुम्हारा 30% नहीं हुआ, सस्पेंड हो गए, तुम खुद देख लेना। सर लेटर बकायदा उनके लेटर हेड पे सर लेटर इशू हुआ है। किसी को कोई अवकाश नहीं है, मेडिकल सीएल कुछ नहीं, कोई बीमार पड़े कुछ भी, किसी घर में डेथ भी हो गई हो तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये कंडीशन है सर। जैसे बिल्कुल ग्राम पंचायत चुनाव में बिल्कुल कोरोना के टाइम में करा दिया था, 1000-1500 लोग मर गए थे, ये तो मिनिमम डेटा से ज्यादा ही मरे होंगे। सेम कंडीशन अब आके खड़ी है। बिल्कुल लिमिटेड टाइम के स्पैन में बहुत प्रेशर बना रहा है, अभूतपूर्व प्रेशर। और तहसीलदार के हाथ में वो खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए पर दबाव बनाएगा और सस्पेंड कर देगा। वो कोई सस्पेंड हो जाएगा, उसका वेतन रुक जाएगा। आजकल हर किसी के ऊपर सर लोन है, तो लोग इस दबाव में और ज्यादा टूट रहे हैं। तो आपने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी सर। ये एक बीएलओ का दर्द जो है वो छलक रहा है और साफ तौर से वो कह रहे हैं कि मेरे यहाँ तो 2 मौतें हो गई और मैं उसमें नहीं जा पाया। किसी की शादी हो रही तो उसमें छुट्टी नहीं दे रहे। वो आइडिया भी बता रहे हैं कि आप कैसे इन बीएलओज को हटा करके आप किनको काम में ले सकते हैं, किनको आप पैसे दे करके अपना काम करवा सकते हैं। उसके बावजूद इन बीएलओज पर जिस तरीके की का प्रेशर डाला जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा निर्दयनीय है। और आप देखिए कि ये जो सबसे ज्यादा कमाल की बात यह है कि हर दिन बीएलओज की मौत से जुड़ी खबरें आ रही हैं और जो वोट चोरी के लिए जो एसआईआर करवाने की जल्दबाजी में लगे हुए हैं पीएम मोदी और ज्ञानेश कुमार, उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है। मोदी सरकार जो है जिंदगी से खेल रही है लोगों की। और कमाल की बात यह है कि किसी भी बीजेपी नेता के मुंह से बीएलओज के लिए कोई हमदर्दी भरा शब्द आपने सुना ही नहीं होगा। सारे के सारे विपक्ष के नेता हैं जो इसको लेकर के बोल रहे हैं। आप अगर एसआईआर के सपोर्ट में है तो उसका सपोर्ट करिए, लेकिन ये जो मौतें हो रही है उस पर तो बोलना आपको चाहिए ही चाहिए। भाई निधि ये बताओ, जब किसानों की मौत हो रही थी, इन्होंने किसानों के फेवर में कुछ बोला था क्या? इन्होंने किसानों का विरोधी किया था, उनको बदनामी किया था, उनको नक्सलाइट बताया था, उनको खालिस्तान के समर्थक बताया था। जब कोई गरीब आदिवासी, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था मध्य प्रदेश के अंदर, डॉक्टर सुनीलम जो बता रहे हैं कि वहां पे 2.5 लाख पेड़ों को कटाया जा रहा है क्योंकि वहां पे एक बड़े उद्योगपति की फैक्ट्री लगनी है। 250-300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, पुलिस गांवों के अंदर बिठा दी है, कटान जारी है। यही इन्होंने बिहार के अंदर मकान तोड़ने पे शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर वही चीजें, बुलडोजर से आप गरीब लोगों के मकान तोड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियां नहीं तोड़ रहे हैं। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि ये लोग किसी के साथ इनकी सहानुभूति नहीं है, मौतों के साथ। ये तो हमारे देश के अंदर असल में मुश्किल क्या हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एज एक प्रोफेसर मैनेजमेंट का होने के बावजूद मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से देश मैनेज हो रहा है।
जो इन्होंने तालाबंदी के अंदर किया वो भी आप देख रहे हैं आपके सामने। कोविड के अंदर जितना ज्यादा बैड मैनेजमेंट था, आपने देखा बड़े बड़े रिटायर्ड जजेस बेचारे जो है सांस टूट रहे थे अपनी गाड़ी के अंदर, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। वो हमारे सिख भाई थे जो सेवा चला रहे थे उस समय, किसानों को लंगर खिलाने वाले लोग, उनको नक्सलवादी आपने बता दिया, खालिस्तानी बता दिया, गरीब लोगों को नक्सलवादी बता दिया। और उसके बाद जो है इनको इतने बेशरम और बेहया लोग हैं, वास्तविकता में इतने बेशरम और बेहया मैं अपने जीवन में नहीं देखे। इतने निकम्मे और इतने निर्लज्ज जो लोग हैं, अपने भारतवासी मर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं, अब बच्चे बताइए 20-20, 21 साल के बच्चे जो अपनी सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आप कह रहे हैं कि साहब वो जो है नक्सलाइट समर्थक है। अरे आप जो है इस प्रकार से अगर करेंगे, इस प्रकार से गुंडागर्दी करेंगे, बिहार के अंदर अब सम्राट चौधरी जिसकी डिग्री का नहीं पता है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है और चीफ मिनिस्टर बनने की कतार में है। आप जो है जिसका बनाता है इनकाउंटर कर देते हैं, जिसे बनाता है जेल में भेज देते हैं। तो ये जो मुझे वास्तविकता में आज के तारीख में जो देश की स्थिति हो गई है, जिस प्रकार से देश कटता चला जा रहा है, अलग थलग पड़ता जा रहा है, पूरे विश्व में अलग थलग पड़ता चला जा रहा है, तो ये बिल्कुल पक्की है कि ममता बनर्जी जो रास्ता दिखा रही हैं, बिल्कुल सामने खड़े हो जाइए, गांधीवादी तरीके से खड़े हो जाइए, सड़क पे बैठ जाइए, लाखों की संख्या में बैठ जाइए। किसानों को भी सड़क पे इनके साथ आ जाना चाहिए जिनके साथ अन्याय हुआ। अभी एक नई खबर है निधि, आप खुद सोचिए, कंफर्म नहीं है, सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा, एक ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन जो था 1050 रुपए में हुआ करता था, अब उसको बढ़ा के 10,000 रुपए कर दिया गया। 10 गुना ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन, 10 गुना। आप किसी इंडस्ट्री में चले जाइए, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, सेकेंड हैंड कार धंधा चौपट, गर्म कपड़ों का व्यापार धंधा चौपट, व्यापारियों का धंधा चौपट, खर्चे नहीं निकल रहे हैं। आज मैं वीडियो देख रहा था कि दिल्ली के अंदर चांदनी चौक के अंदर, करोल बाग के अंदर जो कपड़ों की दुकान वाले हैं वो कह रहे हैं साहब किसी प्रकार से खर्चे चला रहे हैं। तो इस व्यक्ति ने, जो बुलंदशहर के व्यक्ति ने सही बात बताई है, एक एक चीज अक्षरशः सही है। देखिए निधि, तुम्हारी जनरेशन के लोग आईटी सेवी हैं, मैं भी तुमसे कई बार मदद मांग लेता हूं, ये हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे इसे हैंडल करूं। भाई हमारी जनरेशन ने तो पहली बार जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में निर्णय हुआ कि ईमेल से पत्र व्यवहार होगा, मुझे समझ में नहीं आया ये ईमेल से कैसे मैं पत्र व्यवहार करूंगा, कैसे बात करूंगा। उन्होंने कहा हर चीज अब जो है ऑनलाइन होगी। मेरी बड़ी बहन इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थी, मेरठ मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल रिटायर हुई, अपने हाथ से ईमेल आज तक नहीं भेज पाई हैं, अभी भी भेजना पड़ता है तो अपनी बेटी या बेटे से ईमेल करवाती हैं। ये हमारी जनरेशन की त्रासदी है। लेकिन अगर 45-50 साल का व्यक्ति जो बीएलओ बना हुआ है, जिसे ये आपने देखा वेस्ट बंगाल के अंदर एक महिला ने इसीलिए आत्महत्या कर ली, अच्छा कोई मदद करने को तैयार नहीं है। अच्छा जो बेचारी जरा सी आमदनी जिसकी है, जो अपना घर का खर्चा नहीं चला पा रही है, वो कहां से किसी को एम्प्लॉय करे और पैसा दे। नगर निगम वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो इस व्यक्ति ने जो बताया, भाई एक आदमी के पास जाइए, मानी बात है कि फॉर्म भरना तो बहुत मुश्किल काम है, डाटा ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, फिर उसे भरिएगा, फिर उसे चेक कीजिएगा, फिर उसके बाद उसको अपलोड कीजिएगा, सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे लपेटिएगा। कल अगर ब्राजीलियन मॉडल के 22 वोट बन गए और 15 जगह वोट पड़ गए तो जेल जाइएगा, फिर डीएम साहब आपके खिलाफ एफआईआर लिखा देंगी, आपको नौकरी से और आपकी तनख्वाह रोक देंगी, फिर तनख्वाह रोक देंगी तो आपके घर के बच्चों की फीस कैसे होगी, आपके बच्चों को दूध कैसे मिलेगा। तो ये वास्तविकता है, ये कोई इसमें झूठ नहीं है। भाई मानी बात है कि मैं और तुम अगर बीएलओ होते, घर में मौत भी हो जाएगी उसके बाद भी आप नहीं कर पाएंगे, या तो नौकरी छोड़िए, घर में अर्थी पड़ी रहेगी, आप उठा नहीं पाएंगे। तो जैसे मुस्कुराते हुए एक व्यक्ति ने कहा था, आपको याद होगा, नोटबंदी कर दी, लोगों के घर में बारातें नहीं उठ रही हैं, शादियां नहीं हो रही। इतना बेशरम और बेया आदमी, नाम नहीं लूंगा कि मानहानि का दावा ना हो जाए, इतना निकृष्ट आदमी और नीच आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मणिशंकर अय्यर की मैं कोई बात नहीं मानता, लेकिन एक शब्द उसका मैं सही मानता हूं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। इतना ज्यादा निर्लज्जता, और अपने को हिंदू कहते हैं ये लोग, हिंदू धर्म की बात करते हैं ये लोग, मंदिर की बात करते हैं, ध्वजा की बात करते हैं, और सनातन धर्म का एक भी लेश मात्र अंश भी इनके अंदर नहीं। तो आदमी के मरने पे, उसकी हत्या पे, उसकी आत्महत्या पे मुस्कुराते हैं और सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं बोलते हैं,
ऐसे लोग बिल्कुल पशु समान हैं। सनातन धर्म का इनसे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सर, निर्लज्जता तो इन लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है और उसी का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है हमारे देश की जनता को, हमारे देश के बीएलओज को। और इसी पर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। देखते हैं ये सब कुछ कब तक होता है और कब तक ये सारी चीजें सहनी पड़ती हैं। जो लोग हैं जो आत्महत्याएं कर रहे हैं लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा। कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।